हे एवरीवन, मैं हूं नम्रता चौहान और आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना की कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप आगे कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। तो आज की कहानी आसाम के एक शहर गुवाहाटी की है। साल 2017 में 4 दिसंबर की सुबह करीब 8:30 बजे एक लड़की जिसका नाम श्वेता अग्रवाल था, वो अपने घर से रोज की तरह कॉलेज के लिए निकली। श्वेता की उम्र कुछ 21-22 साल की रही होगी। श्वेता जिस कॉलेज में अपना बीकॉम पूरा कर रही थी, उस कॉलेज का नाम केसी दास कॉमर्स कॉलेज था और अब श्वेता के 5th सेमेस्टर्स के एग्जाम भी शुरू हो गए थे। उस दिन भी श्वेता अपने एग्जाम के लिए ही निकली थी। वैसे तो श्वेता रोज अपने घर से 1 घंटे पहले ही निकल जाया करती थी, क्योंकि कॉलेज श्वेता के घर से अच्छी खासी दूरी पर था और दोपहर 1:30 बजे तक वापस भी आ जाया करती थी। 4 दिसंबर को भी श्वेता अपने घर से कॉलेज के लिए तो निकली, पर 1:30 बजे तक वापस अपने घर नहीं लौट पाई। जब दोपहर के करीब 2:30 बज गए तो श्वेता की माँ को अपनी बच्ची की थोड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने श्वेता के पिता को उसके अब तक घर ना लौटने की सूचना दी, जिसके बाद श्वेता के पिता ने उसे कॉल करने की सोची। श्वेता के फोन की बेल तो जा रही थी, पर वो फोन नहीं उठा पा रही थी, जिसके चलते घर वालों को और ज्यादा फिक्र होने लगी, क्योंकि इससे पहले कभी भी श्वेता ने ऐसा नहीं किया था। अगर उसे कहीं जाना भी होता या वो घर लेट लौटने वाली होती तो वो अपने माता पिता को पहले ही इस बारे में बता दिया करती थी, और आज तो वो फोन तक नहीं उठा रही थी। ऐसे करते हुए दोपहर के करीब 3:30 बज गए और अब तो श्वेता का फोन भी बजना बंद हो गया था। श्वेता का फोन अब स्विच ऑफ हो चुका था। इसके बाद तो श्वेता के घर वालों की फिक्र से जान ही निकली जा रही थी, पर वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि आखिर उनकी बच्ची है कहाँ। अब शाम के करीब 5:30 बजे श्वेता के पिता और उसके अंकल को एक अनजान नंबर से कॉल आता है, जिसे उठाते ही उनके पैरों से जमीन निकल जाती है, क्योंकि फोन पर एक व्यक्ति ने उसके पिता और अंकल से कहा कि श्वेता की जलने के कारण मौत हो चुकी है और उसका शव यहीं पड़ा है। आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पहुंचिए। जिसके बाद वो व्यक्ति उन्हें उस जगह का एड्रेस बताता है जहां पर उसके मुताबिक श्वेता का शव था। वो पता गुवाहाटी के शांतिपुर इलाके के जेपी अग्रवाल रोड पर ही स्थित किसी एक घर का था। श्वेता के परिवार वाले तुरंत ही उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि उस घर के बाहर काफी भीड़ जमा थी। ये घर किसी सिंगल परिवार का था, जहां पर वो लोग किराए से रहा करते थे, जहां पर उस समय सिंगल परिवार का बेटा गोविंद सिंगल मौजूद था। उसके साथ उसकी माँ और बड़ी बहन भी मौजूद थी। जैसे ही श्वेता के परिवार वाले उस घर में दाखिल हुए तो गोविंद सिंगल ने बाथरूम की तरफ इशारा किया, जहां जब देखा गया तो एक अधजला शव उस बाथरूम में पड़ा हुआ था, जिसे देखकर श्वेता के घर वाले जोर जोर से रोने लगे। वो अपना आपा खो बैठे, क्योंकि सामने पड़ी हुई अधजली लाश उनकी अपनी बेटी श्वेता की थी। घटनास्थल से किसी ने पुलिस को भी फोन कर ही दिया था और इस पूरी घटना की जानकारी दे दी थी, जिसके बाद वहां की लोकल पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस जब उस घर में रहने वाले सिंगल परिवार से पूछताछ करती है तो गोविंद सिंगल बताता है कि वो और श्वेता दोस्त थे और वो दोनों घर में बैठकर पढ़ाई ही कर रहे थे कि तभी अचानक श्वेता को न जाने क्या हुआ, तो श्वेता ने गोविंद से कहा कि उसे बाथरूम जाना है। जिसके बाद श्वेता बाथरूम जाती है और खुद पर कैरोसिन छिड़ककर आग लगा लेती है। जब ये सब कुछ हुआ उस वक्त घर में गोविंद सिंगल की माँ कमला देवी और बड़ी बहन भवानी सिंगल भी मौजूद थी और उन्होंने भी गोविंद की बात की पुष्टि की। जिसके बाद पुलिस वालों ने श्वेता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और श्वेता के परिजनों से पूछताछ करना शुरू की, जिसमें श्वेता के परिवार वाले बताते हैं कि श्वेता बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी और साल 2015 में श्वेता ने अपनी 12वीं की बोर्ड्स में स्टेट टॉप किया था। जिसके बाद उसने अपनी ग्रेजुएशन के लिए केसी दास कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लिया। साथ ही साथ श्वेता चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी कर रही थी, जिसके लिए वो एक सीए फर्म में ट्रेनिंग भी कर रही थी। श्वेता का सपना था कि उसे एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। इसी सीए फर्म में गोविंद सिंगल भी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहा था और श्वेता और गोविंद की दोस्ती यहीं से शुरू हुई थी। गोविंद और श्वेता एक दूसरे को पढ़ाई में मदद किया करते थे, जिसके चलते धीरे धीरे वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। और जब भी गोविंद को श्वेता की जब पढ़ाई में मदद लगती थी तो श्वेता हमेशा उसके घर पर जाकर उसकी मदद कर दिया करती थी। इसी तरह 4 दिसंबर को भी श्वेता गोविंद के घर उसकी पढ़ाई में मदद करने के लिए ही गई हुई थी। और जैसा कि श्वेता हमेशा गोविंद के घर आया जाया करती थी तो पुलिस को गोविंद पर कोई शक भी नहीं हुआ।
अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है और श्वेता की 4 दिसंबर की सारी बारीक से बारीक डिटेल्स निकलवाती है, जैसे कि श्वेता कब कॉलेज गई, कितने बजे वहां पहुंची, कब कॉलेज से निकली आदि। जितनी भी डिटेल्स हो सकती थी पुलिस को सारी ही निकालनी पड़ी। जिसके बाद पुलिस के सामने करीब 23 लोग आते हैं जिन्होंने श्वेता और गोविंद को साथ देखा था। अब सभी का ये कहना था कि श्वेता गोविंद के साथ बाइक पर बैठकर उसके घर आई। पड़ोसियों ने बताया कि श्वेता के गोविंद के घर आने के 1-2 घंटे बाद गोविंद के घर से धुआं निकलता हुआ नजर आया, जिसे देखकर सबको लगा कि शायद गोविंद के घर में आग लगी है। इसीलिए सभी लोग भागकर गोविंद के घर की तरफ दौड़े, जहां आकर उन्हें पता लगता है कि श्वेता ने खुदकुशी कर ली है। पर सवाल यहाँ पर यह था कि अगर श्वेता को खुदकुशी ही करनी थी तो वो कहीं और भी कर सकती थी, पर उसने गोविंद के घर आकर खुदकुशी क्यों की? ये बात पुलिस को जरा हजम नहीं हो पा रही थी कि आखिर कोई किसी और के घर जाकर खुदकुशी क्यों करेगा। और इस बात पर श्वेता के माता पिता का ये कहना था कि श्वेता को किसी भी प्रकार का तनाव या परेशानी नहीं थी, तो वो आखिर खुदकुशी क्यों करेगी? उसकी जिंदगी भी सही चल रही थी और ना ही श्वेता पर किसी प्रकार का दबाव था। और श्वेता की माँ का कहना था कि अगर उसे कोई बात परेशान कर रही होती थी तो वो उन्हें इस बारे में जरूर बताती। इसके अलावा जब 4 दिसंबर को श्वेता अपने दोस्त के घर आई थी तो वो अपना पर्स भी साथ लेकर आई थी, जो कि अब भी वहीं पड़ा हुआ था। पुलिस सबसे पहले तो उस पर्स को खंगालना शुरू करती है, जिससे कि शायद उन्हें कुछ मिल जाए। और ऐसा हुआ भी। श्वेता के पर्स से पुलिस को एक नैपकिन मिला, जो कि कैफे या होटल्स में हमें दिया जाता है। उस नैपकिन पर लिखा हुआ था कि अगर तुम ये रिलेशनशिप तोड़ोगी तो आगे चलकर बहुत पछताओगी। इस नैपकिन के मिलने के बाद एक और सवाल पुलिस के दिमाग में आया कि क्या श्वेता किसी के साथ रिलेशनशिप में थी या कोई और श्वेता से प्यार करता था। पर अगर उस नैपकिन पर रिलेशनशिप शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो इसका मतलब ये कोई एक तरफा प्यार तो नहीं हो सकता। और दूसरी बात ये कि श्वेता को अगर किसी ने ये धमकी भरा मैसेज दिया भी तो उसने उस नैपकिन को अब तक संभाल कर क्यों रखा हुआ था? यह शायद हो सकता था कि ये नैपकिन किसी ने जानबूझकर श्वेता के पर्स में रख दिया हो, ताकि ये मैसेज पुलिस का ध्यान भटका सके कि ये लड़की किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में होगी और जब लड़की ने रिलेशनशिप को तोड़ना चाहा तो लड़के ने उसे मार दिया। पर कोई भी किसी दूसरे के घर में घुसकर, जहां पूरा परिवार मौजूद है, किसी का खून कैसे कर सकता है? और अब तक तो शक की सुई गोविंद पर सबसे ज्यादा थी, क्योंकि ये खून गोविंद के घर में हुआ था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस गोविंद की नोटबुक मंगवाती है और नोटबुक और उस नैपकिन पर लिखे गए मैसेज की लिखावट को मैच करती है, जिसके बाद नतीजा ये निकलता है कि गोविंद और उस नैपकिन की लिखावट और स्टाइल दोनों ही मिल जाते हैं, जिसमें ये साफ हो जाता है कि ये मैसेज गोविंद ने ही लिखा था और उसी ने श्वेता को ये नैपकिन दिया होगा। उधर जब कई चश्मदीदों की गवाही ली जा रही थी, उनमें से एक बार्बर भी सामने आया, जिसका नाम पंकज था। इनका बयान बाकी लोगों के बयानों से बहुत अलग था। उसने बताया कि उन्होंने 4 दिसंबर की शाम को गोविंद को कहीं जाते हुए देखा। गोविंद ने अपनी बाइक की पिछली सीट पर एक बोरी बांधी हुई थी, जिसमें से कोई लाल रंग का पदार्थ बाहर निकल रहा था, जिस पर पंकज ने गोविंद से पूछा कि ये क्या है। तो गोविंद ने उनसे कहा कि ये फैक्ट्री के लिए कुछ सामान है जो पापा जी ने मंगवाया है, क्योंकि गोविंद के पिताजी की अगरबत्तियों की फैक्ट्री थी, जहां पर अलग अलग रंग की अगरबत्तियां बनाई जाती थी। इतना कहकर गोविंद वहां से चला गया और पंकज भी अपने काम में बिजी हो गया। इसकी थोड़ी देर बाद गोविंद वापस अपने घर आ जाता है और वो बोरी अब तक भी गोविंद की बाइक पर ही बंधी हुई थी और उसमें से अब भी वो लाल रंग का पदार्थ टपक ही रहा था, जिसे देखकर पंकज को लगा कि ये बोरी को वापस क्यों ले आया, इसे तो इस बोरी को फैक्ट्री में देकर आना था। पंकज के इस बयान के बाद पुलिस का गोविंद के लिए शक और गहराने लगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए और श्वेता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें यह साफ हो गया था कि श्वेता ने आत्महत्या नहीं की थी, क्योंकि श्वेता के सर पर गहरी चोट के निशान पाए गए। साथ ही साथ उसके शरीर पर 13 चाकू के निशान भी थे। लेकिन इतनी दरिंदगी के बाद भी श्वेता जीवित थी और उसे मारने के लिए आखिर उसे जिंदा जला दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में श्वेता की मृत्यु का कारण जलने को बताया गया था। जब ये खबर सामने आई कि ये कोई आत्महत्या नहीं बल्कि खून था, तो इस खबर ने उस इलाके के लोगों को पूरी तरह बेचैन कर दिया। और क्योंकि श्वेता स्टेट टॉपर रह चुकी थी, तो कॉलेज के छात्रों और आम जनता ने मिलकर एक मुहिम शुरू की श्वेता को इंसाफ दिलवाने के लिए। कैंडल मार्च निकाले गए। जब श्वेता के करीबी दोस्तों और जिस सीए फर्म में वो अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रही थी,
वहां के लोगों से बातचीत की गई तो उनकी बातों से समझ आया कि गोविंद श्वेता को पसंद करता था, पर श्वेता उसे नॉर्मल फ्रेंड की तरह ही समझती थी। गोविंद ने कई बार श्वेता को सामने से शादी का प्रपोज भी किया, पर श्वेता ने उसे ठुकरा दिया। जब शक के बिनाफ पर पुलिस गोविंद को अपनी हिरासत में लेती है तो गोविंद खुद पर लगे हुए सारे इल्जामों को ठुकरा देता है और कहता है कि उसे फंसाया जा रहा है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन जब पुलिस गोविंद के खिलाफ उन्हें मिले सारे एविडेंस गोविंद को दिखाती है तो गोविंद घबरा जाता है और उसे लगता है कि अब वो चारों तरफ से फंस चुका है। जिसके बाद वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है और पुलिस को सब कुछ शुरू से बताता है। ये सब कुछ शुरू हुआ जब गोविंद ने श्वेता को पहली बार देखा था। पहली मुलाकात में ही वो श्वेता को अपना दिल दे बैठा और गोविंद पढ़ाई में डाउट्स क्लियर करने के बहाने श्वेता से जान पहचान बढ़ाता है। जब इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई तो श्वेता गोविंद की पढ़ाई में मदद करने के लिए उसके घर चली जाया करती थी, जिसके लिए गोविंद खुद उसे अपने घर से ले जाता और वापस भी ले आता था। श्वेता को लगता था कि वो सिर्फ गोविंद की पढ़ाई में मदद कर रही है, पर गोविंद के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। एक दिन गोविंद ने मौका देखकर श्वेता को प्रपोज भी कर दिया, जिस पर श्वेता ने उसे साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती थी और इन सब चक्करों में अभी पढ़कर अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहती थी, जिस पर गोविंद भी राजी हो गया और ये बात उसी समय खत्म हो गई। लेकिन आगे जाकर गोविंद एक बार फिर श्वेता को प्रपोज करता है और श्वेता फिर उसे मना कर देती है। गोविंद श्वेता को प्रपोज करता गया और श्वेता उसे मना करती गई। गोविंद के इस बर्ताव को देखते हुए श्वेता ने उससे दूरी बनानी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये दोनों एक ही जगह पढ़ाई और एक ही जगह ट्रेनिंग लिया करते थे तो श्वेता को गोविंद से पूरी तरह दूरी बनाना मुश्किल था, क्योंकि गोविंद श्वेता से बार बार डाउट्स क्लियर करने के बहाने उससे बात करने की कोशिश करता रहता था। गोविंद ने फिर एक बार श्वेता को प्रपोज करने की सोची और 4 दिसंबर की दोपहर को गोविंद श्वेता से कॉलेज में मिला। श्वेता बस अभी अभी एग्जाम देकर बाहर ही निकली थी। गोविंद श्वेता से कहता है कि उसे एक टॉपिक समझना है और वो श्वेता को उस टॉपिक को समझाने के बहाने घर ले आता है, जहां पर लिविंग रूम में ही बैठकर श्वेता गोविंद को पढ़ाने लगी। इसी बीच गोविंद एक बार फिर श्वेता के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है, जिस पर नाराज होकर श्वेता गुस्से से गोविंद के घर से बाहर निकलने लगी। इस बार गोविंद से रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपना आपा खो दिया। गोविंद ने श्वेता को जोर से धक्का दिया, जिससे कि श्वेता जाकर दीवार से टकरा गई और जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। तो गोविंद को लगा कि शायद श्वेता मर चुकी है। वो घबरा गया कि अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसने किचन से चाकू लाकर श्वेता के शरीर पर 13 वार किए। इसके बाद गोविंद श्वेता के शरीर को एक प्लास्टिक की बोरी में ठूस कर उसकी लाश को ठिकाने लगाने निकलता है। और जब गोविंद ने ये सब किया तब उसकी माँ और बहन दोनों ही घर में मौजूद थी। और जब गोविंद श्वेता की लाश को ठिकाने लगाने निकला तभी पंकज ने गोविंद की बाइक पर रखी बोरी से लाल रंग का पदार्थ निकलते हुए देखा था और वो पदार्थ श्वेता का खून ही था। गोविंद जब घर से निकला तो उसने सोचा कि वो श्वेता की लाश को किसी कचरे के डिब्बे में फेंक देगा कि तभी गोविंद को उसकी माँ का फोन आता है। वो गोविंद से श्वेता की लाश को वापस घर ले आने को कहती है, क्योंकि गोविंद को कई लोगों ने उस बोरी के साथ देख लिया था और अगर वो लाश किसी कचरे के डब्बे में फेंकेगा तो वो फंस सकता है। अपनी माँ की ये बात सुनकर गोविंद श्वेता की लाश को वापस घर ले आया। जब तक गोविंद घर पर आता है तब तक उसकी माँ श्वेता की लाश को कैसे ठिकाने लगाना है वो सोच चुकी थी और इस हत्या को हत्या ना बताकर आत्महत्या का एंगल देने के लिए गोविंद उसकी माँ और उसकी बहन श्वेता की लाश को बाथरूम में ले जाकर उस पर केरोसिन छिड़क कर उसे जला देते हैं और उसे मार देते हैं। अब तक श्वेता की सांसें चल ही रही थी, पर जब उसे जलाया गया तो वो बच नहीं सकी। श्वेता की बॉडी को आग लगाते ही घर में से बहुत तेज धुआं बाहर निकलने लगा, जिसे देखकर आसपास के लोग सिंगल परिवार के घर की तरफ दौड़े और दरवाजा खटखटाने लगे, जिसके चलते मजबूरन इन लोगों को आग को बुझाना पड़ा, जिससे शव पूरी तरीके से जल नहीं सका। गोविंद के इस पूरे बयान के बाद लोगों में गोविंद के लिए गुस्सा उबल पड़ा और इस केस की खबर आसाम की गवर्नमेंट तक जा पहुंची। जब ये केस कामरूप सेशन कोर्ट में फाइल हुआ तो सारे गवाह और सबूतों को देखते हुए अगस्त 2019 को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए गोविंद सिंघल को फांसी की सजा सुनाई और इस जुर्म में उसकी मां कमला देवी सिंघल और बहन भवानी सिंघल को गोविंद का साथ देने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पर जब ये केस निचली अदालत से हटकर असम हाई कोर्ट में भेजा गया तो वहां गोविंद की सजा तो बरकरार रखी गई,
पर कमला देवी और भवानी को अप्रैल 2022 में बाइज्जत बरी कर दिया गया, ये कहकर कि इन लोगों का वापस से सेशन कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा और अब तक भी इन दोनों पर यह मुकदमा चल ही रहा है। आगे देखते हैं कि क्या होता है, गुनहगारों को सजा मिल भी पाती है या नहीं। तो बस यही थी आज की कहानी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।